Hello students, this is your book India and the World. Today we will continue reading of chapter number 2 of Civics, the State Government. Page number 14. Powers and functions of the Governor. The Governor's position in relation to the State Council of Ministers is technically the same as that of the President at the center in relation to the Council of Ministers there. गवर्नर की पोजीशन जो है इन रिलेशन टू स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह ही होती है जैसे कि प्रेसिडेंट की होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. ही एक्सरसाइजेज his powers and functions on the advice of the chief minister and council of ministers. जो गवर्नर है वो अपनी पावर्स और फंक्शन उन्हीं की एडवाइस पे करेगा, चीफ मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. बट द गवर्नर possesses some discretionary powers as an agent of the center which he can exercise through his individual judgment in the best इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. लेकिन गवर्नर जो है उसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं क्योंकि वो सेंटर का एजेंट होता है. विच ही कैन, जो कि जिन पावर्स को वो तभी यूज़ करता है, इंडिविजुअली जजमेंट तब वो ले सकता है जो कि स्टेट के कंसर्न में होगी, जो स्टेट के लिए बेटर होगी. दस वी मे से दैट गवर्नर एक्ट्स इन टू कैपेसिटीज़. तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर 2 तरह से काम करता है. नंबर 1 एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में. नाउ पेज नंबर 15. नंबर 2 एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट. दूसरा वो स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है. The powers and functions of the governor may be studied under the following heads. जो गवर्नर की पावर्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस. द गवर्नर हैज़ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव पावर्स. नंबर 1 इज टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर. The first act in the formation of the government in the state is the appointment of the chief minister. जो सबसे पहला काम होता है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, उसमें क्या करना होता है, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करनी होती है. दिस पावर इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर. ये जो पावर होती है किसके पास होती है, गवर्नर के पास. इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ ए क्लियर कट सिंपली मेजॉरिटी in the legislative assembly of the state after the election, then the governor invites the leader of the majority party to be the chief minister. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंपली मेजॉरिटी है उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ द स्टेट में, जब इलेक्शन हो जाते हैं अगर मेजॉरिटी उनकी होती है तो गवर्नर क्या करता है, उस लीडर जिसकी मेजॉरिटी होती है उस लीडर को बुलाता है और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है. इन दिस सिचुएशन द गवर्नर हैज़ नो चॉइस. इसमें गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि मेजॉरिटी जिस पार्टी की होगी वही चीफ मिनिस्टर बनेगा. बट इफ़ देयर इज़ नो क्लियर मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ ए सिंगल पार्टी और पार्टीज इन एलियंस, द गवर्नर हैज़ टू असेस द सिचुएशन. अगर कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर के पास सिचुएशन होती है and assure himself as to which party can provide a stable government. फिर वो ये सोच सकता है कि किस पार्टी को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए जो कि स्टेबल गवर्नमेंट चला सके. इन डूइंग सो ही हैज़ टू केयरफुली एक्सरसाइज हिज विजडम इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर. इस सिचुएशन में उसको सावधानी से डिसीज़न लेना होता है. In a situation of claims and counter-claims by political parties, the governor may appoint a chief minister and ask him to prove his majority on the floor of the house within a week or 10 days.
अगर कोई क्लेम किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है और उसको 10 डेज़ का टाइम दे दिया जाता है कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए। नंबर 2, टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स अ टीम ऑफ हिज मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर जो है अपने मिनिस्टर्स की एक टीम को सिलेक्ट करता है। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स टू द मिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेरेमनी। गवर्नर क्या करता है, वो मिनिस्टर्स को एडमिनिस्टर करता है और ऑफिस में क्या शपथ ली जानी है, ओथ मीन्स शपथ, एंड सीक्रेसी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेरेमनी कि क्या क्या गोपनीयता रखी जा सकती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। द चीफ मिनिस्टर अलॉट्स पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज भी अलॉट कर देता है। द गवर्नर हैज़ नो से इन दिस रिस्पेक्ट। इस बारे में गवर्नर कुछ भी नहीं कह सकते। थर्ड इज़ टू अपॉइंट द हाई ऑफिशियल्स। द गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। ऑल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन हिज नेम। जो भी गवर्नमेंट के डिसीज़न लिए जाते हैं वो उसके आधार पर ही लिए जाते हैं। इन फैक्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय हिम और आर मेड इन हिज नेम। सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं वो गवर्नर के द्वारा ही की जाती हैं या उसके नाम पर ही की जाती हैं। इन पर्टिकुलर ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो किस किस को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को, चेयरमैन को, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं इन सबको अपॉइंट करता है। He is also consulted by the President while appointing judges in the State High Court. जब स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है तो वो इस बारे में प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके तभी उनकी अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। द गवर्नर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। ही एक्सरसाइज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स। उसके पास ये जो है निम्न लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सेशन मीन्स मीटिंग्स। ही कन्वेंस द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड एडजॉर्न्स इट। वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग्स को बुला सकता है और उनको पोस्टपोन भी कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months मस्ट नॉट हैव पास्ड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि जो भी 2 मीटिंग्स होती हैं उसके बीच में 6 months का टाइम होना चाहिए। Number 2 is to nominate MLA MLCs. The governor may nominate one member from the Anglo-Indian community if this community is not adequately represented in the state assembly. ये भी हमने पहले पढ़ा है कि गवर्नर जो है एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से नॉमिनेट कर सकता है अगर जो कम्युनिटी जो है स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट नहीं है। He also has the power to nominate 1/6 members to the State Legislative Council, the upper house, from amongst the persons eminent in the field of literature, science, art, cooperative movement और social service। उसको ये भी पावर होती है कि उसे 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करना होता है। अपर हाउस के जो 1/6 मेंबर्स होते हैं वो किस किस में से करेगा, जो पर्सन्स साइंस, आर्ट और कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस से रिलेटेड हैं उनमें से 1/6 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है। थर्ड इज़ टू एड्रेस द लेजिस्लेचर। द गवर्नर एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को भी एड्रेस करता है
In the very first session, the governor's address actually is a policy statement of the government. अब ये जो हम कह रहे हैं कि एड्रेस कर सकता है, तो गवर्नर का एड्रेस क्या होता है? एक्चुअली ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती है. नंबर 4 इज टू गिव assent to the bills. After the bill is passed by the state legislature, it is presented to the governor. जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास कर दिया जाता है, फिर ये गवर्नर के पास भेजा जाता है. गवर्नर में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑन इट. गवर्नर जो है नीचे लिखे जो एक्शंस हैं उनमें से कोई भी एक एक्शन ले सकता है. दैट इज़ नंबर 1 इज़ गिव हिज एसेंट टू द बिल एंड इट बिकम्स एन एक्ट. वो बिल को अपनी एसेंट दे देगा, अपनी अनुमति दे देगा, अपनी स्वीकृति दे देगा और वो एक एक्ट बन जाएगा. मे विद होल्ड हिज एसेंट. अभी जो है वो अभी स्वीकृति नहीं दे सकता. मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. वो बिल को अभी रोक लेगा कि उसे अभी प्रेसिडेंट से कंसिडर करना है. मे रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स रिकंसिडरेशन प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट अ मनी बिल. वो लेजिस्लेचर को बिल रिटर्न भी कर सकता है ये कहकर कि ये एक मनी बिल नहीं है. इफ़ इट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द सेकेंड टाइम विद और विदाउट अमेंडमेंट देन द गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट टू इट. अगर लेजिस्लेचर के द्वारा सेकेंड टाइम भी ये बिल पास कर दिया जाता है बिना कोई अमेंडमेंट किए, तो गवर्नर इसे अपनी स्वीकृति नहीं देगा. नेक्स्ट पेज नंबर 16. नंबर 5 टू प्रोमलगेट ऑडियंसेस. प्रोमलगेट मीन्स घोषणा और ऑडियंसेस का मीनिंग क्या होता है? नियम. द गवर्नर में इशू एन ऑडियंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटर इज़ नॉट इन सेशन. जब स्टेट लेजिस्लेचर मीटिंग में नहीं होते तो गवर्नर जो है एक ऑडियंस इशू कर सकता है. द ऑडियंस इज़ एज गुड एज ए लॉ एंड इट कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली ऑन इट्स इशुएंस. जो ऑडियंस इशू किया जाता है वो एक लॉ की तरह ही होता है. जैसे कि लॉ अच्छा माना जाता है वैसे ही ऑडियंस भी अच्छा माना जाता है, और जब इसको इशू किया जाता है तभी ये उसी दिन से ये लागू हो जाता है. एवरी ऑडियंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन इट रीअसेंबल्स. इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड बाय इट देन द ऑडियंस बिकम्स ए परमानेंट लॉ. जो भी ऑडियंस होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी भेजा जाता है, और जब उसे अप्रूव कर दिया जाता है तो ये एक परमानेंट लॉ बन जाता है. नंबर 6 टू डिज़ोल्व द स्टेट असेंबली. द गवर्नर में डिज़ोल्व द स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर जो है स्टेट असेंबली को डिज़ोल्व कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, प्रोवाइडेड इट कमांड्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द हाउस. जब हाउस में क्लियर मेजॉरिटी आपको मिल रही है. इफ़ देयर इज़ ए कोलिशन मिनिस्ट्री एंड द पार्टनर्स इन इट ब्रेकअप and the government loses the confidence vote in the house, then the governor has to use his own judgment whether to dissolve the house on the advice of a defeated and divided ministry. अगर वहाँ पर coalition ministry है एंड जो पार्टनर्स हैं वो ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है लॉसेस द कॉन्फिडेंस वोट इन द हाउस. तो गवर्नर जो है वो अपनी जजमेंट को यूज़ करेगा कि उसे हाउस को डिज़ोल्व करना है या डिवाइड करना है मिनिस्ट्री को. वो उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है. नंबर सी इज़ फाइनेंशियल पावर्स. द गवर्नर हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर्स. नंबर 1 नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली विदाउट द गवर्नर्स रिकमेंडेशन और प्रायर अप्रूवल. कोई भी मनी बिल स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक कि गवर्नर की रिकमेंडेशन या अप्रूवल नहीं ली जाती. नंबर 2 ही कॉजेज द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट
to be laid before the house before the beginning of a financial year। जो एनुअल बजट जो है स्टेट का, वो जो है पहले हाउस के पास जाएगा जब एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले। थर्ड इज़ ही हैज़ हिज डिस्पोजल अ स्टेट कंटिजेंसी फंड टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उसके लिए उनके पास एक कॉन्टीजेंसी फंड होना चाहिए ताकि वो उस एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज़ जुडिशियल पावर्स। द गवर्नर पोजेसेस द फॉलोइंग जुडिशियल पावर्स। अब गवर्नर के पास फॉलोइंग जुडिशियल पावर्स होती हैं। नंबर 1, टू ग्रांट पार्डन्स, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर स्टेट लॉज एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। गवर्नर जो है वो किसी भी दंड से क्षमा कर सकता है, कोई भी पनिशमेंट हो उसको वो माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया, फांसी की सज़ा दी गई है, तो वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2, टू अपॉइंट, प्रमोट एंड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की सहायता से वो अपॉइंट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है और पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस को, मतलब इसमें हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। नंबर 3, ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट। जब भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी तो पहले उसको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रेशनरी पावर्स। Under the discretionary powers, the governor exercises his own individual judgment in certain situations. डिस्क्रेशनरी पावर्स क्या होती हैं? पावर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जजमेंट। जब एक इंडिविजुअल जो है अपने आप जजमेंट करता है तो वो डिस्क्रेशनरी पावर्स हो जाती हैं। तो इस डिस्क्रेशनरी पावर्स में गवर्नर को खुद जजमेंट करने का अधिकार होता है। वो अब सर्टेन सिचुएशंस में कुछ जजमेंट स्वयं कर सकता है। ही मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द फॉलोइंग मैटर्स। वो जो है ये कर सकता है कि वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है फॉलोइंग मैटर्स पे। नंबर 1, व्हेन नो पार्टी कमांड्स an absolute majority in the state assembly, he may use his discretion in selecting the chief minister। जब स्टेट असेंबली में कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, किसी भी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती, तो वो चीफ मिनिस्टर को खुद अपॉइंट कर सकता है। बिफोर डूइंग सो ही हैज़ टू इंश्योर अ स्टेबल गवर्नमेंट इन द स्टेट। लेकिन ऐसा करने से पहले वो उसे देखना होगा कि वो जिसको चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट कर रहा है वो स्टेबल गवर्नमेंट चला सकता है या नहीं। नंबर 2, टू डिसमिस ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट असेंबली। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। बट इफ़ द चीफ मिनिस्टर इंसिस्ट्स अपॉन remaining in office and asks for the dissolution of the assembly after having lost its confidence, the governor may use his own discretionary powers either to dismiss the council of ministers or to dissolve the assembly। अगर चीफ मिनिस्टर इंसिस्ट करता है कि वो ऑफिस में रहना चाहता है एंड कहता है कि असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद भी, आफ्टर लॉस्ट हिज इट्स कॉन्फिडेंस के बाद भी, तो गवर्नर जो है वो उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देगा या फिर असेंबली को डिज़ोल्व कर देगा। ये जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ही मे रिकमेंड फ्रेश इलेक्शन इन द स्टेट। वो जो है इलेक्शंस भी रख सकता है। नंबर 3 इज़ टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट that the government of the state cannot be run according to the provisions of the constitutions। अगर गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देनी होती है। दिस मीन्स द इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी
एंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है और जो रूल्स बताए गए हैं वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 4 इज़ द गवर्नर में रिफ्यूज़ टू गिव हिज एसेंट टू ए बिल। गवर्नर जो है किसी भी बिल को स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। ही मे सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। वो इस बिल को दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है। ही मे इवन रिजर्व ए बिल फॉर प्रेजिडेंट्स एसेंट। और वो उस बिल को अपने पास भी रख सकता है कि वो बाद में इसको देखेंगे आफ्टर द एसेंट ऑफ प्रेजिडेंट। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट, COM. There is a council of ministers headed by the chief minister to aid and advise the governor in a state. एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, मतलब जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। किसके लिए? गवर्नर को एडवाइस देने के लिए कि उसको क्या क्या काम करने हैं। हु इज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? द रियल पावर्स आर ऑफ कोर्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो रियल पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट सेशन।